नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सोमनाथ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आत्मा, आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक। आज से ठीक 1000 साल पहले 1026 में विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। मंदिर टूटा, लेकिन इतिहास गवाह है सोमनाथ कभी मिटा नहीं बल्कि भारत की अटूट भावना के प्रतीक के रूप में अडिग रहा। सोमनाथ मंदिर विध्वंस के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने एक वैचारिक संदेश लिखा और उस अमर यात्रा को याद किया है, जो बार बार टूटने के बाद भी हर बार और मजबूती से खड़ी हुई। वह इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू पर तीखा हमला बोला। कहा कि जिस गजनवी ने सोमनाथ को लूटा उसे नेहरू ने कला प्रेमी बताया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सोमनाथ विध्वंस से जुड़े कई तथ्य जानबूझकर नजरअंदाज किए गए और सवाल उठाया कि इतिहास के खलनायकों का महिमा मंडन क्यों हुआ। जब सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की नींव रखी तो क्या वाकई नेहरू ने विरोध किया था? आज बात इसी खास मुद्दे पर। जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया। इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस से। बहुत स्वागत है पौरुष जी। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल सवाल पौरुष जी आपसे ही। एक सोमनाथ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेटर लिखना, पत्र लिखना, और 1000 साल हो चुके जब उसे विध्वंस किया गया था, लेकिन बार बार उठा खड़ा हुआ और सोमनाथ की महिमा अटूट है, हर किसी को पता है। लेकिन ये तो धार्मिक तौर पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर आरोप भी लगे, सवाल भी उठे, सीधे तौर पर निशाने में रहे जवाहरलाल नेहरू। देखिए श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही कि सोमनाथ का मंदिर है वो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, निश्चित तौर पे मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमति व्यक्त करता हूं कि सोमनाथ का मंदिर निश्चित तौर पे हमारे लिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं होकर के राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। और इसीलिए जो कांग्रेस की हमारी जो पहली सरकार थी उसके अंदर देखिए आपके 13 नवंबर 1947 को जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार पटेल, जो कि कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री थे, उन्होंने जो है जूनागढ़ के दौरे के दौरान उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि भाई नेहरू सरकार जो है वो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करेगी। उसके बाद में देखिए कि जो तत्कालीन मंत्री के मुंशी जी हैं, उनके द्वारा एक आप जानते हैं कि प्रक्रिया होती है कि जैसे हमें संसद में कोई भी पार्टी होती है, हम जो सत्ताधारी दल होते हैं, चाहे भाजपा होती है, तो उसको कोई प्रस्ताव पेश करना होता है तो निश्चित तौर पर संसदीय कार्य मंत्री या फिर जो भी मंत्री होता है किसी एक मंत्री के द्वारा जो है प्रस्ताव पेश करवाया जाता है। तो कैबिनेट की जब बैठक हुई तो उसके अंदर जो तत्कालीन मंत्री के मुंशी जी जो थे उनके द्वारा जो है इस मंदिर के पुनर्निर्माण का जो है भारत सरकार के द्वारा कराए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया, जो नेहरू जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और उसके बाद में उसमें यह प्रस्ताव पास हुआ। परंतु गांधी जी के द्वारा बाद में यह सलाह दी गई के मुंशी जी को बुला करके, सरदार पटेल जी को बुला करके कि भाई आपको जो है ये हमारा भारत चूंकि इस समय ताजा ताजा नया नया देश बना है, नया नया आजाद हुआ है और हमने संविधान में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप जो है वो ग्रहण किया है, और चूंकि ये धार्मिक आस्था का मसला है तो हमें लगता है कि हमें इस पूरे मामले में सरकार के बजाय जनता की आस्था है उसको केंद्रित करते हुए जनता को इस पूरे मामले में आगे लाना चाहिए। जनता आगे आए, जो हिंदू सनातनी समाज के जो लोग हैं वो आगे आए, वो इस मंदिर के निर्माण में चंदा देकर के भी अपना योगदान दे और अन्य किसी प्रकार से वो भी अपना योगदान दे। उसके बाद गांधी जी की सलाह मानी गई और उसके बाद में जो है आप देखिए एक ट्रस्ट बना, सोमनाथ ट्रस्ट बना, और उसके बाद में जो है कांग्रेसी सरकार के निर्देशन में आम जनता के सहयोग से जो है वो इस मंदिर का निर्माण किया गया। अब देखिए नेहरू जी के बारे में जो बार बार टिप्पणियां की जाती है कि अब जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता ने भी बात की, प्रधानमंत्री जी ने भी कही, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में मुझे, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने जो नेहरू जी के ऊपर टिप्पणी करी तो इसलिए मुझे थोड़ी सी शर्म नहीं है, वरना मुझे समझता है कि हमें हमारे बड़े जो हमसे चाहे वो पीढ़ियों में बड़े हो चाहे वो उम्र में बड़े हो, पद से बड़े हो, उनके निश्चित तौर पर उनके बारे में टिप्पणी करते हैं गरिमा रखनी चाहिए। परंतु चूंकि प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी करी है इसलिए कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते मेरा जवाब देना आवश्यक हो जाता है कि देखिए प्रधानमंत्री जी के साथ भी कुछ समस्या है। पहले तो टेलीप्रॉम्प्टर उनका जवाब दिया जाता था, परंतु प्रधानमंत्री जी के भाषण या प्रधानमंत्री जी की जो भी चीज है उसकी जो स्क्रिप्ट राइटर है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी से बहुत नाराज है। वो प्रधानमंत्री जी से चला करके उनको ऐसी स्क्रिप्ट लिखता है जो कि प्रधानमंत्री जी के लिए आगे चल करके जो असहजता का कारण बनती है, शर्मिंदगी का कारण बनती है, और कांग्रेस को का योगदान जनमानस में सामने लेकर ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, ऐसे कोई थोड़े ना लिख देगा और कुछ भी लिखेगा और कुछ भी पढ़ दिया जाएगा। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए पहले आपने देखा कि संसद में जब वंदे मातरम के योगदान को लेकर चर्चा चल रही थी, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को तो कहा कि भाई जो राष्ट्रगान जो हमारा वंदे मातरम है वो एक अधिवेशन में गाया गया। अब प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि वो कोलकाता का कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें गाया गया। प्रधानमंत्री
जी ने अधूरी बात बोली, जनता ने सर्च करी, पता पड़ा कि सब कांग्रेस का वंदे मातरम में इतना बड़ा योगदान है कि कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। तो प्रधानमंत्री जी ने एक तरीके से कांग्रेस के प्रचार का काम किया। अब दोबारा आप देखिए, इस बार हमारे कुछ और मेहमान भी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। पौरुष जी, आपने अपनी बात रखी। चंद्रशेखर व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके इतिहासकार हैं, बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी भी मौजूद है। सुभाष जी, आपको भी बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि जब हम सोमनाथ की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले उसका इतिहास समझना चाहूंगी। आज के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि 1000 साल हो गए हैं विध्वंस के, तो उन्होंने पत्र लिखा है। क्या ये पत्र आस्था से जुड़ा हुआ इस तरह से देखें, या फिर इतिहास के पुनर्मूल्यांकन की ओर संकेत करता है? चलिए वापस चंद्रशेखर जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुभाष शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, ये सोमनाथ मंदिर को 1000 वर्ष पूरे उसके विध्वंस हुए, लेकिन अब 3 दिन का बेहद अहम 4 दिन का कार्यक्रम का आयोजन भी है। 8 से 11 जनवरी, 11 तारीख को प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस को पर सवाल उठा रही है, जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा कर रही है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तथ्य छुपाने के आरोप लगा रहे हैं, इसे लेकर क्या कहेंगे? क्यों ऐसा? राइट, सो देखिए, जो बात चल रही है असल में, वैसे तो हम सब जानते हैं कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की जो बात है वो आज से नहीं चल रही है, वो महाराणा प्रताप के जमाने से चल रही है, शिवाजी के जमाने से चल रही है। अनेकों वीर हमारे योद्धा इसमें शहीद हुए हैं, अनेकों वीरों ने अपनी प्राणों की बलिवेदी पर बलि दी है और लंबे लंबे युद्ध किए हैं, सैकड़ों सालों तक किए हैं। और ये सांस्कृतिक पुनर्स्थापना केवल भारत के जनमानस की ही डिमांड नहीं रही है। ये क्रूसेड वॉर्स 300 साल क्रिश्चियनिटी ने जेरूसलम के लिए लड़ाई लड़ी है, यहूदियों ने लड़ाई लड़ी है, और अब मुसलमान लड़ाई लड़ रहे हैं जेरूसलम के लिए। तो ये सांस्कृतिक पुनर्स्थापना जो अपनी अपनी जड़ों की तरफ जाने की बात है, ये पूरी दुनिया में होती आई है। और जो कोट ऑफ आर्म्स की जो खोज है या अपनी वंशावली को, पीढ़ियों को खोजने की बात है, ये पूरी दुनिया की डिमांड होती है। दूसरी बात ये है कि जहां तक इसको सेकुलरिज्म से जोड़ने की बात है, मैं आऊंगा भी, आपने जो सवाल किया उसके ऊपर भी जो प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं। लेकिन बात यहां आ रही है कि भारत देश जब आजाद हुआ तो जो संविधान निर्माता थे हमारे, उनके समक्ष ये प्रश्न आया था कि भारत सेकुलर होगा या नहीं होगा। तो इसमें जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबरान थे, उन्होंने एक बात बहुत पुरजोर शब्दों में रखी, जिसको भी कांग्रेस प्रवक्ता बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि सेकुलर हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, और गांधी जी ने ये कहा। पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गांधी जी गए नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेंबरान थे, उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म और माइनॉरिटी दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं। शरिया कानून आप ला रहे हो तो फिर आप सेकुलर कैसे बन सकते हो? आप माइनॉरिटी का दर्जा दे रहे हो किसी को, तो आप सेकुलर कैसे हो सकते हो? तो सेकुलर वाली बात तुरंत सिरे से खारिज की गई, और वो बाद में इमरजेंसी में इसको सेकुलर शब्द जोड़ा गया। अब बात आती है प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री के इस पत्र की और नेहरू के बारे में टिप्पणी की। देखिए, ये जो टिप्पणी करना इस वक्त है वोटों की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी भी ये चूक कर रही है। ये काम नहीं होना चाहिए। जो काम उन्होंने गलत किया, जब भी तो आप सत्ता मिली है, आपको जो काम करने हैं वो पूरे पुरजोर उसमें करिए, ताकत के साथ करिए, और इसमें पॉलिटिकल करेक्टनेस में मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री भी और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सहूलियत के लिए कई बार मौका परस्ती करती है, और कई बार ऐसे अवसरों पर बोलती नहीं है जब बोलना जरूरी होता है। अब बात आती है कि पैसे लेकर मंदिर का चंदा लेने के बाद सोमनाथ मंदिर की बात है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अभी राम मंदिर में भी हमने चंदे के आधार पर ही मंदिर निर्माण हुआ, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ यह है कि क्या भारत इतने सालों से, यानी सैकड़ों सालों से लड़ाई लड़ रहा था इन विदेशी आक्रांताओं से, ब्रिटिशर्स से, वो किस बात के लिए लड़ाई लड़ रहा था? क्या कोई सेकुलर देश बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी क्या? वो भारत की उस विश्व स्थापित जो गरिमा थी, हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर थी, उसकी पुनर्जागरण और पुनर्स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो इससे बात से छुपा क्यों जा रहा है? कांग्रेस किस बात की आजादी लेना चाह रही थी अंग्रेज से, और अब मुख क्यों छुपाती घूमती है कांग्रेस? कांग्रेस ये क्यों कहती है कि हमने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी? लड़ाई लड़ी गई थी इसीलिए कि भारत देश अपने पैरों पर खड़ा हो, भारत के लोगों को सत्ता मिले, भारत के लोगों के आस्था का, भारत के लोगों के विश्वास का पुनर्जागरण हो, पुनर्बहाली हो। अदरवाइज और क्या जरूरत थी हमको? क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हमने हमारे इतने वीर सपूत खोए? क्या हमारी डिमांड थी? क्या डिमांड यही थी क्या कि सरकारी बजट बनाएंगे? डिमांड हमारी यही थी कि भारत देश की जो हमारी अस्मिता है, जो हमारी धरोहर है,
जो हमारा धर्म है, जो हमारी मान्यता है, जो हमारी शाश्वत परंपरा है, उसकी पुनर्बहाली के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। और आज इस बात को यदि पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने एजेंडे में लेकर यदि दूर ले जाना चाहती हैं तो वो उनका कुकृत्य होगा, ये पाप होगा। कांग्रेस इस बात के लिए ही पूरी लड़ाई लड़ चुकी है। कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस कहा गया है। हिंदू कांग्रेस थी जब ही तो बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। बंटवारा कोई रीजन के आधार पर नहीं हुआ है। कोई पाकिस्तान के लोग नहीं जाना चाह रहे थे बाहर। धर्म के आधार पर टू नेशन थ्योरी बनी है। और आप यदि सेकुलरिज्म की बात करना चाहते हैं तो फिर देश में शरिया कानून को क्यों मान्यता दे रखी है, माइनॉरिटी को क्यों मान्यता दे रखी है, आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को क्यों मान्यता दे रखी है। फिर ये दोहरा, ये स्यूडो सेकुलरिज्म कब तक चलेगा? स्यूडो सेकुलरिज्म की ठीक है सुभाष जी, जो आप पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं। ठीक है सर, आपने जवाब भी दिया और कुछ सवाल भी उठाए। मैं इसका जवाब पौरुष जी से लूँ उससे पहले चंद्रशेखर व्यास जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इतिहासकार हैं। चंद्रशेखर जी बहुत स्वागत है सर आपका। बात सोमनाथ मंदिर को लेकर हो रही है, इतिहास को लेकर भी हो रही है, लेकिन बीजेपी ये जो आरोप लगा रही है कि महमूद गजनवी को कला प्रेमी बताया नेहरू जी ने, क्या ये वाकई में तथ्यात्मक तौर पर बात सही है या फिर राजनीतिक तौर पर इसकी व्याख्या की जा रही है? और इतिहास भी इसका जरूर समझना चाहेंगे, जिसको लेकर अब एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्रेडिट का भी सवाल है और सवाल दूसरी पार्टी पर भी। चंद्रशेखर जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो जी जी सर, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? जी जी बिल्कुल सर। मैं कह रहा था कि जो उस समय के जितने भी कंटेम्परेरी प्राइमरी सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज में कहीं पे भी ये जिक्र नहीं है कि महमूद गजनवी जो था वो कला प्रेमी था। उस समय के फरिश्ता का जो कंटेम्परेरी हिस्टोरियन है उसने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उसने लिखा है कि अगर मोहम्मद गजनवी को ये पता लग जाता कि मक्का में भी इतना सोमनाथ की तरह से धन है तो वो मक्का को भी उखाड़ फेंकता। इतना लालची व्यक्ति, एकमात्र जो मतलब कि मोहम्मद गजनवी के लिए जो स्लोगन कहा जाता है वो ये था कि वो एकमात्र लालची व्यक्ति था, कोई कला प्रेमी नहीं था। पहली बात तो ये कि कला प्रेम का कहीं कोई जिक्र हमें इतिहास में पढ़ने को नहीं मिलता है। और ये आक्रमणों का जो सिलसिला जो शुरू हुआ है, हम ये मान सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो की थी मोहम्मद गजनवी ने की थी। किस तरह से 1026 से लेकर के 1669 ईस्वी तक 69 तक लगातार ये आक्रमणों का सिलसिला चलता रहा। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कि हमारी उस समय की भारत की जितनी इकोनॉमी थी, आप देखें कि धर्म प्राण जनता के कारण जो इकोनॉमी थी वो मंदिरों के अंदर भेंट के रूप में रहा करती थी। भारत धर्म प्राण देश रहा है, चाहे खाना कम खाएगा लेकिन आध्यात्मिकता के अंदर ये देखा है कि वो दान करने में कभी पीछे नहीं रहता है। इस तरह का वातावरण हमारा रहा था। तो उन्होंने टारगेट पूर्वक, और जब एक बार रास्ता खुल गया, आप उसका वर्णन पढ़े फरिश्ता का कि कितने ऊंटों पर, कितनी हाथियों पर बोरियां लाद करके हीरे जवाहरात असरफियां सोने और चांदी की ले जाई गई यहाँ से। रास्ते में भी इतनी असरफियां गिर रही थी कि उसको बटोरने वाले भी जो थे वो धनपति हो गए थे। तो ये जो एक उस समय का कंटेम्परेरी हमें राइटिंग मिलता है, तो इसमें कहीं ये नहीं कि वो कोई कला प्रेमी था और उसने उस पैसे को ले जाकर के कोई वहां पर उसने अपने देश में कोई वहां पर जाकर के कोई कला के नमूने बना दिए हो। इसलिए ये बात बड़ी बेमानी सिद्ध होती है। तो 1669 तक ये आक्रमणों का सिलसिला चला है, क्योंकि पता था कि इससे दो पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। एक तो आर्थिक पर्पस, क्योंकि वो लोग विदेशी थे और ये चाहते थे कि यहाँ से भारत सोने की चिड़िया है, और सोने की चिड़िया का जो कंसेप्ट था वो हमारे ऐसे पुराने मंदिरों को लेकर ही था जहां पर कि हमारी आस्था के कारण दान का धन विद्यमान रहता था। तो आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए, और दूसरा उसका जो मुलम्मा था, वो मुलम्मा ये था कि वो जो इस्लाम की जो भावना थी, उस इस्लाम की भावना से ये आक्रमण बार बार किए गए। तो अब आप देखिए कि ये जो सिलसिला चला है 1026 से लेकर के, ये लगातार, उसके बाद में आप देखें कि अलाउद्दीन खिलजी के समय नसरत खान जो उनका सेनापति था उसने आक्रमण किया, फिर उसके बाद में उलुग खान ने किया इस 1297 ईस्वी में, फिर 1395 ईस्वी में जफर खान ने आक्रमण किया, उसके बाद 1451 में जो गुजरात की शासक था महमूद बेगड़ा,
उसने भी वहां पर लूटा, और 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने भी वहां पर लूटे। तो ये जो एक सिलसिला चला है, इस सिलसिले को ये नहीं कहा जा सकता है मात्र कि ये कोई इस तरह का कि आर्थिक पक्ष ही है। अब ये सिलसिला ये बता देता है कि आर्थिक पक्ष के अलावा मेरा ये मानना है इतिहासकार के नाते, जो मेरी समझ है, कि उसके साथ में कहीं न कहीं वो आयाम भी जुड़े हुए थे कि ये जो ये सनातनी लोग हैं, ये कहीं ज्यादा समृद्ध न हो जाएं, या इनके जो प्लेसेस हैं वो ज्यादा समृद्ध न रहे, क्योंकि समृद्ध रहेंगे तो ये बगावत करेंगे, और बगावत के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक तंत्र होता है। तो इस तरह से मेरा इतिहासकार के नाते मानना है कि सोमनाथ के मंदिर को लगातार टारगेट किया गया। और एक अभी जो बात हो रही थी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि बचपन में पिताजी ये कहा करते थे कि सोमनाथ मंदिर जब बना तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बाबू राजेंद्र बाबू ने पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक से मात्र 1 रुपया देने को कहा था। हर प्रत्येक घर से 1 रुपया कलेक्शन किया गया था। ये मेरी स्मृति में आज भी है कि ऐसा नहीं कि किसी ने ज्यादा दे दिया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को ये लगना चाहिए, हर यहाँ के बासिंदे को, नागरिक को ये लगना चाहिए कि उस मंदिर में हमारा योगदान है। इसलिए 1 रुपया हर घर से इकट्ठा किया गया था। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, और यही बात कही जाती है कि बार बार तोड़कर उसे खत्म करने की कोशिश की गई, और सोमनाथ मंदिर बार बार उठा, बार बार खड़ा हुआ, और आज वो वक्त है जब 4 दिन का कार्यक्रम भी होगा और एक अलग आस्था ही सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला माना भी जाता है। लेकिन चंद्रशेखर जी, एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगी। आजादी की बात करिए, सरकार उस वक्त की कांग्रेस सरकार की बात कर ले जो केंद्र में थी, कितनी प्राथमिकता में ये मंदिर और आस्था से जुड़ी हुई चीजें सरकार के लिए थी? क्योंकि जब सवाल अभी आपने जिक्र भी किया कि उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र जी का, और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू को लेकर दूसरी तरफ सवाल उठा रहे, आपने कहा कि उन्हें कला प्रेमी कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, यह बीजेपी आरोप लगा रही है। इतिहास में कहीं इसका जिक्र नहीं है, लेकिन क्या वाकई में सरकार के लिए भी प्रायोरिटी में रहा है? इतिहास में कहीं इसका जिक्र नहीं है। बिल्कुल। अब ये आरोप प्रत्यारोप क्या लगते हैं, लेकिन इतिहास में कहीं इसका जिक्र नहीं है। और मैं नहीं मानता हूं कि किसी ने अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उसके अंदर वो क्या, मैं इतिहासकार के नाते जो प्राइमरी सोर्सेज हैं इतिहास के, कंटेम्परेरी जो सोर्सेज हैं, मैं उनको कंसिडर करता हूं। कोई बायोग्राफी अगर लिखी है, कोई आत्मकथा लिखी गई है, उसमें किसके लिए क्या स्लोगन कहा गया है, लिस्ट बोदर। ठीक है, ठीक है। इसी पर कुछ पौरुष जी कुछ कहना चाह रहे थे सर, उनका भी रिएक्शन देख लेते हैं। पौरुष जी, कहना चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु जी ने जो बात कही कि भाई नेहरू जी ने ये बात लिखी है, तो मुझे लगता नहीं है उसको हमें चेक करना चाहिए कि उनकी बात गलत है, पहली बात तो। और दूसरी बात देखिए, जब किसी व्यक्ति की बात चलती है तो कहीं ना कहीं उसमें अगर 99 अवगुण होते हैं तो उसका एक गुण होता है, उसका भी जिक्र किया जाता है। हम रावण का पुतला हर साल दहन करते हैं, परंतु जब रावण का जिक्र आता है तो ये बात भी कही जाती है कि रावण एक विद्वान आदमी था। अब दूसरी बात मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि भाई अभी जो हमारी बात चल रही थी कि जैसा कि चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई उस समय जो है सरदार पटेल ने और गांधी जी ने भारत की जनता से इस बात का आह्वान किया कि भाई सब लोग उसके निर्माण में 1-1 रुपया दे। तो आप देखिए श्वेता जी, मैं यही तो बात मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में कही थी कि गांधी जी की भावना जो थी वो सांस्कृतिक चेतना जो है की अलग जो है आम जनता में जगाने की थी। और आप देखिए उसका बाद में परिणाम क्या निकला कि सब भारत की जनता ने बढ़ चढ़ करके जो है 1-1 रुपया सबने उस समय दिया। उस समय के 1 रुपए की वैल्यू आप समझ सकते हैं कि आज के कितने हजारों, मतलब 10,000 रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू शायद होगी उस समय के 1 रुपए की। तो आप देखिए वो गांधी जी का प्रयास था कि गांधी जी ने एक सांस्कृतिक चेतना जगाई और आम जनता ने आगे बढ़ के 1-1 रुपया दिया। दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए अभी सुभाष जी, मैं वापस आपसे जवाब इस करूं। विकास भारती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है विकास जी आपका। विकास जी, एक सवाल उठता है कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या इतिहास को आज सामने लाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक तौर पर इसे रंग देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि पत्र 1000 वर्ष हो चुके हैं विध्वंस को, जब सोमनाथ को खत्म करने की कोशिश की गई, और हर बार ये होता रहा। जिस तरह से अभी हमारे इतिहासकार चंद्रशेखर जी बता रहे थे कि ये शुरू हुआ था और 1669 तक इस तरह से चलता रहा सिलसिला। लेकिन आज के वक्त में उसे याद करना क्या संकेत देता है? और क्योंकि सवालों के घेरे में जवाहरलाल नेहरू को खड़ा किया गया है। देखिए श्वेता जी, जिस हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति को ये देश और हम सब लोग मानते आए हैं, और भले ही पूजा पद्धति कोई भी हो, लेकिन जो सिंधु नदी के आसपास का जो भूभाग जिसको कि विदेशियों ने हिंदू कहा, और आज जिस उस जीवन शैली को अपनाने वाले लोगों को जो हिंदू कहा जाता है, हम लोगों की आस्था का केंद्र हजारों वर्षों पूर्व से सोमनाथ रहा है। और सोमनाथ के ऊपर हुए कितने ही बर्बर हमलों के बावजूद भी
सोमनाथ आज भी अपने अस्तित्व में खड़ा है, तो यही उस संस्कृति की, उस विरासत का एक मैं मानूं कि विशेषता है। दूसरा, 1951 के अंदर जब इस मंदिर का दोबारा से निर्माण किया गया तो हमें देखना पड़ेगा, और इतिहास तो देखिए, इतिहास कभी भी, इतिहास को दबाया नहीं जा सकता, इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। इतिहास के पन्ने समय दर समय सामने आते रहेंगे और उनसे मुंह भी नहीं फेरा जा सकता, और यही हमें बताता है कि हम किस प्रकार की चीज़ों को हमारे इतिहास ने सहेज के रखा है, कौन सही था कौन गलत था, ये समय के पैमाने पे, समय की कसौटी के ऊपर लोग जांच पाए, यही काम इतिहास लेकिन का होता आज के वक्त में जब उसको उठाया जाए तो इतिहास वर्सेस राजनीति नजर आती है, फिर ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। देखिए श्वेता जी, राजनीति और इसको, इतिहास को हम साथ करें तो मैं मानता हूं ये बेईमानी होगी। ये तो बड़ी एक सीधी सी सहज सी बात है कि जब इस मंदिर का निर्माण 1951 के अंदर हो रहा था तो उस वक्त सरदार पटेल कृत संकल्पित थे कि इस मंदिर का जो है वो दोबारा इसको, इसकी खोई हुई विरासत जो है वो मिल सके। राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो उस मंदिर के उस कार्यक्रम में उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति के नाते शामिल भी हुए, और उन्होंने कहा कि एक दिन भारत जो है वो सोमनाथ की तरह ही विश्व के अग्रणी पटल पर होगा। तो जब हम आज ये उत्सव मनाने जा रहे हैं, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तो आज भारत देखिए विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। भारत जो है वो विश्व का तीसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे हम मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और लगातार 2 सालों से सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है। तो ये उस इतिहास को, सोमनाथ मंदिर की संस्कृति को और सनातन संस्कृति को हमारा देश अपने आप में दोहरा रहा है। किसी राजनीति की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इन चीजों को दोहरा सके। ये तो स्वतः हमारी संस्कृति है। का और इतिहास का होना चाहिए। फिर ये जिक्र क्यों हो रहा है कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसमें भी इससे जुड़े तथ्यों को छुपाया गया, जवाहरलाल नेहरू को लेकर सवाल उठाया गया कि वो इसके विरोध में थे, लेकिन तो फिर भी चंदा इकट्ठा कर ये किया गया। तो ये राजनीति तौर पर ही तो इसका नजरिया। देखिए श्वेता जी, ये तो वास्तविकता है कि उन लोगों ने, ये जो आज कांग्रेस पार्टी यहां खड़े होकर बात करे, इन लोगों का उस समय क्या स्टैंड था, आज ही नहीं, उस समय भी इन लोगों की क्या मानसिकता थी, वो देश को जानने का अधिकार है श्वेता जी। और आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आपका दायित्व है कि आप देश को उस चीज से रूबरू भी करवाएं। ये जो आज जनेऊ डाल के घूमते हैं, आज जो ब्राह्मण बन के गोत्र बताते घूमते हैं, इन नकली गांधियों को बताना पड़ेगा कि आपके तो पहली पीढ़ी ने भी यही काम किए हैं जो आज आप करते आ रहे हो। ठीक है, 1 मिनट, मैं इसका जवाब जरूर सुभाष शर्मा जी से भी लेना चाहूंगी। सुभाष जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं एक कमेंट जरूर चाहूंगी जी। आपका सवाल क्या है, पहले ये बताएं। सुभाष जी, मेरा सवाल ये है कि आज के वक्त में जब सोमनाथ को लेकर इतना बड़ा आयोजन भी हो रहा है, एक अलग महिमा है, धार्मिक आस्था है, सब कुछ, लेकिन आज जब इतिहास को लाया जाता है तो आज की पीढ़ी कैसे इसे देखे? नहीं, देखिए, इस तरह की जो चीज होगी उसमें इतिहास तो जरूर आएगा, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज कम करने की जरूरत है। सरकारों को इसमें ज्यादा शामिल न होकर एक जन आंदोलन के रूप में इसको, भारत की अस्मिता, भारत का पुनर्जागरण जनता के द्वारा होना चाहिए। सरकार को इसको हाईजैक करने से बचना चाहिए। सरकार का इसमें कम से कम योगदान इस तरह का होना चाहिए कि वो प्रचार तंत्र में शामिल हो जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि जनता के फंक्शन में सरकारी लोगों का जाना बनता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ट्रस्ट, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट यदि प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री के जाने से जनचर्चा का ये विषय बनेगा। लोगों में सोमनाथ मंदिर के प्रति, हमारे इतिहास के प्रति रुचि बढ़ेगी, और लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि भाई कभी इस तरह का स्वरूप हासिल किया, सरदार पटेल का क्या योगदान है, के मुंशी का क्या योगदान है, और हमारे जो बाकी पुराने नेता है, हमारी जनता का क्या योगदान रहा, हमारी आस्था का क्या केंद्र रहा है, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, क्यों लूटा था, इस्लाम के प्रचार के लिए लूटा था कि केवल धन के लिए लूटा था। यदि मुल्तान की हम बात करें 712 ईस्वी की, 712 में इस्लाम के प्रचार के साथ इसका मुल्तान का सूर्य मंदिर लूट लिया गया था, और वहां पर भी वही काम हुआ जो महमूद गजनवी को खलीफा की तरफ से मैसेज था। खलीफा के कहने से वो ये काम कर रहा था, भारत में इस्लाम का प्रचार कर रहा था। और मूर्ति पूजक उसको इसलिए कहा जाता है कि बुत परस्ती इस्लाम में नाजायज कही गई है, और बुत परस्तों को वो काफिर कहते हैं। इसलिए ये इस्लाम का प्रचार करने के लिए बात हुई थी। महमूद गजनवी का सोल पर्पज यही था। इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमारा जो सोल पर्पज होना चाहिए वही होना चाहिए, क्योंकि हम मूर्ति पूजक हैं, और हमारे अहंकार के साथ ये कहना चाहिए कि हम हमारी आस्था में विश्वास करते हैं, और हम कट्टर हैं हमारे धर्म के प्रति। चंद्रशेखर जी, क्लोजिंग कमेंट चाहिए। चंद्रशेखर जी, एक फाइनल कमेंट। हाँ जी, बताएं आप किस पे फाइनल कमेंट दूं? मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आज के वक्त, नहीं, वर्तमान पे देना। आज के वक्त में जब अब इतिहास आता है, कोई ना कोई मुद्दा आता है, और उसको आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब कोई ऐसी चीज आती है तो इतिहास में जाकर उसे खंगालने की कोशिश हर कोई करता है, चाहे वो युवा हो
या कोई किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो। आपको लगता है कि इस तरह की चीजें भी, अगर आप उसका नेगेटिव पॉइंट देखते हो तो इसके पॉजिटिव चीजें भी हैं कि हर कोई पढ़ना समझना चाहेगा कि वाकई में हकीकत क्या है? ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि इतिहास अपने आप में जो कुछ भी कहता है या नहीं कहता है, मौन रहता है। आप उससे क्या इंप्रेशन, अब जैसे कि इस सोमनाथ मंदिर के निर्माण को, पुनर्निर्माण को लेकर ही अगर मान लो एक इंप्रेशन ये लिया जाता है कि उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एक जिजीविषा थी और उन्होंने कंटेम्परेरी फेज में सबसे झगड़ते हुए, सबको मनाते हुए उन्होंने उस लक्ष्य को पूरा किया। तो क्या इतिहास से ये सबक नहीं लिया जा सकता है कि हमें पवित्र मन से कार्य करना चाहिए? बिल्कुल। क्या जैसे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी कि भाई सारे भारत से 1-1 रुपया इकट्ठा हो, जिसमें हर आज मुझे ये फील होता है कि मेरे पुरखों का भी उसमें 1 रुपए का योगदान है, मैं जुड़ा हुआ रहता हूं। तो इतिहास से ये प्रेरणा भी प्राप्त की जा सकती है। जब ये कहा गया बाबू राजेंद्र प्रसाद को कि उसके यज्ञ में जो है शामिल होता, उन्होंने कहा मैं भारत के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर के मैं अपनी पत्नी के साथ में इस यज्ञ में शामिल होऊंगा। और वो राष्ट्रपति के रूप में शामिल हुए क्योंकि उन्होंने उसकी एवज जो रखी थी, वो एवज ये रखी थी कि मैं इस्तीफा भी दे दूंगा लेकिन मैं सोमनाथ जी के इस यज्ञ में शामिल स्थापना में। तो हम इतिहास से उन सकारात्मक चीजों को भी हमें ग्रहण करनी चाहिए और नकारात्मक चीजों को ध्यान में इसलिए रखना चाहिए कि उसकी पुनरावृत्ति हमारे द्वारा नहीं हो जाए। ये इतिहास में मानता हूं कि एक सबसे बड़ा सबक देता है। और इसको लेकर के कौन कितना पाक साफ है, मैम इतना इसको लेकर के कौन कितना पाक साफ है, ये मैं मानता हूं कि ये लोग सभी समझते हैं। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सोमनाथ की लूट हुई और जिस तरह से 1000 साल हो चुके हैं, 4 दिन का बेहद खास आयोजन सोमनाथ में होगा, जहां 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी और 8 से 11 तारीख तक यह कार्यक्रम होगा। लेकिन खास ये है कि जो धार्मिक आस्था सोमनाथ से जुड़ी हुई है, 12 ज्योतिर्लिंग की हम बात करते हैं, बहुत खास मानते हैं हम दर्शन करना, इसे पूरा करना, जिसमें पहला नाम सोमनाथ का आता है। और सोमनाथ से ये सीख जरूर मिलती है कि जिसे बार बार तोड़ा गया, बार बार खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फिर उठा, फिर खड़ा हुआ और आज उसका स्वरूप क्या है ये हर कोई जानता है, खासतौर से वो जो उससे जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है, जिसकी आस्था है। और कईयों के मन में तो होगा कि उन्हें सोमनाथ जाना है जो अब तक जा नहीं पाए। लेकिन राजनीतिक तौर पर भी जो बयानबाजियां होती हैं, जो सवाल उठाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस ओर भी संकेत करते हैं कि आप भी इतिहास में जाकर देखिए और जानिए कि आखिर सच्चाई क्या थी, कौन साथ था और कौन विरोध में था। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।